साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे RTE 2011। RTE जो 2011 है उसमें अपन बात करेंगे कैसे अपन RTE की जो नियम है, टोटल जो 29 नियम है, उसको कैसे अपन आसानी से याद कर सके। क्योंकि ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है RTE जो 2009 और 2011 है उसमें जो नियम है या अपन कहें धाराएं, उनमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए आज अपन कुछ लगभग जो ट्रिक्स है उसमें RTE की जो नियम से आपके क्लियर हो जाएंगे और कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत RTE जो है अपन उसको कह सकते हैं राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2011 है। उसके अंतर्गत देखिए अब बात करते हैं इसके अंतर्गत कि इनकी जो नियम है उनको अपन कैसे आसानी से याद करें। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो धारा जो फर्स्ट है या नियम, इसको अपन कैसे, मैंने यहाँ पे सभी में धाराएं लिखी है। तो यहाँ पे जो नियम फर्स्ट है उसके अंतर्गत है, सिर्फ बात क्या है, उसका संक्षिप्त नाम आप सबको पता है। चाहे RTE 2009 देख लीजिए चाहे 2011, उसके अंतर्गत जो नियम जो फर्स्ट आ जाता है, धारा फर्स्ट है, उसके अंतर्गत उसका संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ आ जाता है। अब बात करते हैं अध्याय फर्स्ट शुरुआत से। अध्याय जो फर्स्ट है उसके अंतर्गत नियम है सेकंड। नियम जो 2 है वो चाहे RTE की बात करें चाहे RTE 2011 या 2009, दोनों ही जगह जो नियम 2 है या धारा 2 है वो किससे रिलेटेड है, शब्दावली से रिलेटेड। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अध्याय जो फर्स्ट है उसके अंतर्गत सेकंड धारा, अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत सेकंड धारा कैसे अपन याद करेंगे। तो फर्स्ट अध्याय है उसके अंतर्गत धारा कौन सी, सेकंड। क्लियर, यहाँ पे शब्दावली से। अब बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय जो 2 है उसके अंतर्गत नियम कौन से, 2 के अंतर्गत 3 4 5, 1 के अंतर्गत 2, 2 के अंतर्गत 3 4 5। समझे आप इस चीज को कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अध्याय जो 2 है वो किससे रिलेटेड है, एसएमसी से रिलेटेड है। तो एसएमसी से रिलेटेड यहाँ पे 3 धाराएं हैं, 3 4 और 5 है। 3 ही धाराएं हैं और 3 से शुरुआत है, 3 4 5। तो 3 के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ बात किसकी करूँगा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ RTE एक्ट की जो 2011 है उसके अंतर्गत जो नाम है नियमों के, ठीक है, सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बारे में विस्तृत रूप से अगर आपको वीडियो देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप पूरा वीडियो विस्तृत रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि कैसे अपन आसानी से इनके, जैसे धारा 14 का संबंध किससे है या धारा जो 21 है वो किससे रिलेटेड है, मैं इसकी बात करता हूँ। ये लगभग 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पे जो अध्याय जो 2 है कैसे अपन इनको याद करें, तो 2 के अंतर्गत 3 4 5, 3 किससे संबंधित, एसएमसी के कार्य। नियम 4 किससे संबंधित, एसएमसी 2 भागों में होती है, आप सबको पता है, एक तो साधारण सभा होती है और एक कार्यकारिणी समिति। तो नियम जो 4 है वो कार्यकारिणी समिति से रिलेटेड है। बात करते हैं नियम 5, लगते ही उसके क्रम से, कि कार्यकारिणी समिति या एसएमसी का कार्य क्या है, विद्यालय के लिए विकास योजनाएं बनाता। 3 के अंतर्गत क्या है, एसएमसी का कार्य है, 4 के अंतर्गत कार्यकारिणी समिति और 5 के अंतर्गत विद्यालय विकास योजना। तो 5 तक क्लियर। अब देखिए अध्याय जो 3 आ गए, तो 3 के अंतर्गत आप सीधा उसका डबल कर लो, यानी 3 का डबल यहाँ पे क्या हो रहा है, 6। तो अध्याय जो 3 है उसके अंतर्गत धारा कौन सी, 6। दूसरा तरीका ये भी है, आप सबको पता है कि RTE जो 2009 है उसके अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत 3 धाराएं आती है, 3 4 5। तो 2011 में 9 में 3 4 5 थी, तो 11 के अंतर्गत 6वीं जो है नियम है या जो धारा है वो किससे संबंधित है, बालक के अधिकार से संबंधित, कि बालक को अधिकार है कि वो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। जैसे अधिक आयु के जो बालक है, जैसे मान लीजिए कोई 9 वर्ष का बालक है, डायरेक्ट उसने कक्षा 4 में प्रवेश मिल गया है या ले लिया, तो वैसी स्थिति में कक्षा 1 2 3 का तो उसको नॉलेज नहीं मिला है, तो वैसी स्थिति में उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है या वो विशेष प्रशिक्षण का अधिकार है। इसलिए सरकार उसके लिए ब्रिज कोर्स 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के लिए व्यवस्था करेगी। तो यहाँ पे जो नियम है, ठीक है, अध्याय 3 उसके अंतर्गत नियम आ गया 6। अब बात करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 के अंतर्गत नियम आ रहे हैं 7 8 और 9। अध्याय जो 7 है वो किससे संबंधित है, विद्यालय के क्षेत्र से संबंधित। अध्याय जो 8 है, 8 और 9 आपको याद करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। कुछ चीज़ें आपको RTE एक्ट 2009 से जोड़नी पड़ेगी और कुछ चीज़ें आपको वैसे लिंक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि RTE एक्ट जो 2009 उसके अंतर्गत जो धारा थी वो 8 किससे संबंधित, वो थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यों से रिलेटेड। यहाँ पे केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो राजस्थान के संदर्भ में इस RTE को पढ़ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार और उसके अधीन कौन होता है, स्थानीय प्राधिकारी होता है, स्थानीय प्राधिकारी। तो यहाँ पे 8 के अंतर्गत क्या आ रहा है, वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्य थे, यहाँ पे आ गए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। नियम 8 में दोनों जगह सेम है, RTE एक्ट 2009 और 2011।
यहाँ पे आगे बात करते हैं नियम 9। आरटी एक्ट में जाना पड़ेगा आपको। आरटी एक्ट जो 2009 है वहाँ पे और यहाँ पे सेम है। वहाँ पे जो धारा 9 आपको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो किससे रिलेटेड है, स्थानीय प्राधिकारी से रिलेटेड है। वही बात यहाँ पे है। यहाँ पर भी जो नियम 9 किससे, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा अभिलेख रखना कि जो हाउस होल्ड सर्वे करवाना कि उस क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष तक के बालक कौन कौन है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो नियम 9 है वहाँ तक क्लियर हो। तो यहाँ पे जो पहला नियम है वो किससे संबंधित, उस आरटी के विस्तार से संबंधित है। नियम जो 2 शब्दावली से रिलेटेड आ जाता है। नियम 3, 4, 5 है जो अध्याय 2 के अंतर्गत 3, 4, 5 आ जाते हैं, तो वो किससे संबंधित, एसएमसी कार्य कार्यकारिणी समिति और विद्यालय विकास योजना। नियम जो अध्याय 3 के अंतर्गत नियम 6, अध्याय 3 के अंतर्गत कौन सा, नियम 6। अध्याय 2 के अंतर्गत कौन कौन सा, 3, 4, 5। अध्याय 1 के अंतर्गत 2, 2 के अंतर्गत 3, 4, 5, 3 के अंतर्गत 6। तो यहाँ पे जो बात करते हैं अध्याय जो 4 है वो किससे संबंधित है, वो राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी से रिलेटेड है। तो उसके अंतर्गत नियम कौन कौन से हो जाएंगे, 7, 8 और 9। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं अध्याय 5 को कैसे याद करें। अध्याय 5 को सीधा देखिए। अध्याय 5 के अंतर्गत जैसे मैंने कहा 3 को डबल कर लो, यहाँ 5 में डबल कर लो। 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 से लेकर 15। 5 का डबल कितना, 10, ठीक है। या तो यहाँ पे देखिए अध्याय जो 5 है उसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं जाएगी, 10 से लेकर 15। याद कैसे करना है, 5 का डबल कर लो, या 5 का टेबल होता है आपको पता है 5, 10, 15। तो ये आपको याद रहेगा आसानी से। अब बात करते हैं 10 से लेकर 15 तक के जो नियम उसको कैसे याद करें। तो देखिए जो सबसे पहले बात करते हैं कि नियम जो 10 है वो किससे रिलेटेड है। नियम 10 रिलेटेड है 25% जो बालक है उनको अपने विद्यालय में प्रवेश देना। 10 आपको याद रखना है। नियम 10 किससे संबंधित है, 25% जो बालक है उनको प्रवेश देना लॉटरी के माध्यम से। अब प्रवेश दे दिया लॉटरी के माध्यम से, अगले जो नियम है वो आ जाता है 11। नियम जो 11 है वो ये कहता है कि लॉटरी के द्वारा जिन 25% बालकों को प्रवेश मिला है उनकी राशि वो मांग करेंगे, तो उस राशि का पुनर्भरण कौन करेगा, राज्य सरकार। तो 10 के अंतर्गत 25% बालकों को प्रवेश, 11 के तहत उन 25% जो प्रवेश लिए गए जो बालक है उनकी राशि का पुनर्भरण। 11 तक क्लियर। बात करते हैं 12 में। अब उनको प्रवेश देना है किस आधार पर, आयु के दस्तावेज के आधार पर एडमिशन देना है 12 के तहत, और 13 के तहत आयु के दस्तावेज के आधार पर विस्तारित कालावधि तक। 12 में क्या है, आयु के दस्तावेज देखकर, 13 के तहत विस्तारित कालावधि तक आप उसको एडमिशन दोगे। विस्तारित कालावधि का मतलब क्या है, तय समय के बाद में भी उसको यानी वार्षिक परीक्षा तक उसको प्रवेश दिया जा सकता है। तो 10 के अंतर्गत 25% सीटों पर प्रवेश, उन 25% सीटों पर प्रवेश लिए गए बालकों की राशि का राज्य सरकार पुनर्भरण करेगी क्रम से। 12 और 13 का आपको याद रखना है। 12 के अंतर्गत आयु के दस्तावेज देखो और 13 के तहत विस्तारित कालावधि तक उसको प्रवेश दे दो। अब आता है विस्तारित कालावधि तक आपने प्रवेश तो दे दिया है, लेकिन क्या आपके पास विद्यालय की मान्यता है क्रम से याद रखने के लिए। अगर मान्यता नहीं है या मानक पूरे आपके पास नहीं है तो क्रम से याद रखो, मान्यता वापस से ली जाएगी। 10 के तहत 25% बालकों का एडमिशन, 11 के तहत उन 25% बालकों की राशि का सरकार पुनर्भरण करेगी। 12 के तहत अपन कह सकते हैं आयु दस्तावेज देकर उसको प्रवेश दो, और 13 के तहत विस्तारित कालावधि तक प्रवेश दो। 14 के अंतर्गत स्कूल की मान्यता देना और 15 के तहत मान्यता वापस देना। अब ये जो पूरा थोड़ा विस्तृत है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, उसको आप ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि आप सबको पता है कि सिलेक्शन में एक एक नंबर का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण रोल होता है। तो एक एक नंबर को आप इग्नोर मत करो। जहाँ तक जब सब चीज़ें आपको हम मेहनत करके क्लियर करवा रहे हैं तो आपको उसमें देखने में दिक्कत कहाँ पर है। तो यहाँ पर नियम 15 तक क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 को याद कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला शब्द अक्षर देखिए, यहाँ पे अध्याय 6 और यहाँ पे नियम 16। तो दोनों में देखो एक शब्द समान है 6, और यहाँ पर भी 6 है। तो अध्याय 6 की बात करें तो आपको चलना है 16 से, और साथ में इसमें एक चीज़ और कि अध्याय 6 में नियम भी कितने अच्छे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यानी अध्याय 6 के अंतर्गत नियम आ जाता है 16 से लेकर 21 तक, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। हालांकि देखिए ऊपर वाले में भी 6 ही नियम है और यहाँ पर भी 6 ही नियम है, लेकिन अध्याय 6 की बात करूँगा तो तुरंत उसके अंतर्गत 16 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना 6 से 16, तो यानी 16 से लेकर उसके अंतर्गत नियम आ जाते हैं 21 तक। बात करते हैं 16, 17, 18।
16 के अंतर्गत शिक्षक की जो योग्यताएं हैं वो तय की गई है। शिक्षक की योग्यताओं में 17 के तहत शिथिलीकरण यानी अपन कह सकते हैं निर्धारित महाविद्यालय विद्यालय नहीं है, उनको डिग्री करवाने वाले हैं, तो वैसी स्थिति में उसमें शिथिलीकरण राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग कर सकती है। 18 जो है उस न्यूनतम योग्यता को अर्जित करना। 16, 17, 18 है उसकी योग्यताओं से संबंधित है, आप क्रम से याद रखना। 16 में योग्यता, 17 में न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण और 18 के तहत न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। 19, 20, 21 डायरेक्ट शिक्षक से रिलेटेड वो योग्यताओं की बात थी। यहाँ पे 19, 20, 21 आपको याद रखना है। 19 के तहत शिक्षक के वेतन भत्ते तय होते हैं। भाई सबसे पहली बात आती थी वो शिक्षक का वेतन भत्ते तय करना। वेतन भत्ते तय हो गया, उसके तुरंत बाद शिक्षक की बात होती है कर्तव्यों की। वेतन भत्ता मिलेगा, सीधी सी बात है वो अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। तो 19 में वेतन भत्ते आ गए, 20 के अंतर्गत उसके कर्तव्य आ गए। 21 के अंतर्गत क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है आरटी जो 2009 है उसके अंतर्गत धारा जो 25 है वो किससे संबंधित है, छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। लेकिन आरटी जो 2011 है वो उसके अंतर्गत 21 जो है, नियम 21 वो छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपके अध्याय 6 में यानी नियम 21 तक। ठीक है, अब बात करते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 के अंतर्गत 2 धाराएं हैं। अध्याय 7 है तो यहाँ पर भी दोनों 2 जो है वो 7 बैठे हैं, इसे याद रख लेना। तो 22 जो है अध्याय 7 के अंतर्गत है। 22 कौन सी के अंतर्गत है, अध्याय 7 के अंतर्गत। तो 22 और 23 यहाँ पे 2 नियम आ जाते हैं। तो 22 के अंतर्गत पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रियाएं तय की जाती है, उसके लिए स्थानीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है। जैसे राजस्थान में RSCRT जो है वो यहाँ पे स्थानीय प्राधिकारी जो है अपन कह सकते हैं पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया को तय करने के लिए है। आगे जो है नियम जो 23 है वो किससे संबंधित है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के 1 माह के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना होगा। तो दोनों ही एक तरीके से कह सकते हैं उनकी मूल्यांकन क्रिया। और नियम जो 23 है प्रारंभिक शिक्षा प्रमाण पत्र, कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी, सब चीज़ें आपको ट्रिक में नहीं मिलेगी। अब आगे देखिए नियम अध्याय जो 8 है वो आ जाता है शिकायत निवारण से संबंधित। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको इससे रिलेटेड PDF भी आपको अवेलेबल हो सकेगी। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिकायत निवारण की बात करें तो इसके अंतर्गत नियम जो 24 और 25 आ जाते हैं। सबसे पहले शिक्षक की शिकायत का निवारण होगा वीडियो स्तर पर है, या जिला स्तर की बात करें तो CO स्तर जो है अपन कह सकते जिला स्तर पर CO होता है और ब्लॉक स्तर पर DO होता है। यहाँ पे देखिए धारा जो 25 है वो बालकों की शिकायत माता पिता की, 24 के अंतर्गत शिक्षक की शिकायतों का निवारण, ठीक है, और 25 के अंतर्गत अध्यापक जो बालक है माता पिता उनकी शिकायतों का निवारण। अध्याय जो 9 है उसके अंतर्गत बालक के अधिकारों का संरक्षण आ जाता है। अध्याय 9 के अंतर्गत क्या आ जाता है, बालक के अधिकारों का संरक्षण। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात करते हैं बालक अधिकार संरक्षण आयोग RT जो की बात करें तो 31 के अंतर्गत बालक अधिकार संरक्षण आयोग है। यहाँ पे बात कर रहे हैं 26 के अंतर्गत बालक अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य क्या है, और 27 के बालक अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत करने की रीति क्या है, उसका तरीका क्या है, वो उसके अंतर्गत 27 के अंतर्गत। और 28 के अंतर्गत इन अपन कह सकते हैं अधिनियम को कैसे प्रभावी रूप से काम में लिया जाए उसको, तो वैसी स्थिति में उसके लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। वो किसके अंतर्गत है, 28 के तहत है। तो 26 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य, 27 के तहत उसको शिकायत करने की रीति, और 28 के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, ये आपको याद रखना है। और अध्याय जो अंतिम है 10 प्रकीर्ण, उसके अंतर्गत आ जाता है धारा 29 शंकाओं का निवारण। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए जो नियम फर्स्ट है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अध्याय फर्स्ट की बात करें, अध्याय फर्स्ट में सेकंड, अध्याय सेकंड में 3, 4, 5, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। 3 का कर दो डबल 6, यहाँ पे 4 में 7, 8, 9, ये आपको थोड़ा सा याद करना रखना पड़ेगा। अध्याय जो है अध्याय 5 के अंतर्गत याद रखना 10 से लेकर 15 तक, 5 के अंतर्गत 10 से लेकर 15, 5, 10, 15, ठीक है। 6 के अंतर्गत यहाँ पे 16, 6 में 6 यहाँ पे है तो 6 के अंतर्गत याद रहेगा। 6 की बात करते हैं डायरेक्ट 16, 16 से 21। आगे आपको अध्याय जो 7 है उसके अंतर्गत 2, 2, 7 बैठे हैं तो वहाँ पे 22, 23। फिर अध्याय 8, 8 के अंतर्गत भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 24, 25। अध्याय जो 9 है उसके अंतर्गत
26, 27 और 28, और अध्याय जो 10 है उसके अंतर्गत जो धाराएं आ जाती हैं 29। तो ये था आरटी जो 2011 उसके अंतर्गत कौन से नियम के अंतर्गत क्या है, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया। विस्तृत रूप से आप वीडियो भी देख सकते हैं, और मनोविज्ञान से संबंधित जो भी मैटर है, शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट है, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।